वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने क्लासरूम में। आज हमें एफ चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। कभी भी एक चीज याद रखना है, जब हम लोग एफ के कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें माइंड में क्लियर रखो। सबसे पहले तो पता करो कि हम लोग इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर सॉल्व करना है या इन द बुक्स ऑफ एक्सपोर्टर। दैट मीन्स जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो हमें एज अ इंपोर्टर सोचना है या एज अ एक्सपोर्टर सोचना है, पहले वो पता करो। सेकेंड थिंग ये पता करो कि इंस्टॉलमेंट्स आपको दिए हैं या फिर डिवाइड करना है, कुछ निकालना है कैलकुलेशन। थर्ड चीज ये पता करो कि आपका इस क्वेश्चन के अंदर कहीं बीच में किसी इंस्टॉलमेंट के बीच में अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अकाउंटिंग ईयर अगर चेंज होता है तो आपका जो रेट है, पर डॉलर रेट है, वो भी कन्वर्ट हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा काफी टाइम मैंने देखा है पूछा रहता है इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर और हम लोग करके आते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्सपोर्टर, तो पूरी तरह से 0 मार्क्स मिलता है। या फिर अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ है और हमने वहां पे रेट चेंज नहीं किया, तो अकाउंटिंग ईयर के बाद वाले जितने भी एंट्रीज होंगे वो आपके रॉन्ग हो जाते हैं। सो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखो। देन सम स्टार्ट कर, चलो देखते हैं फिर कैसे क्या है। देखो, Manish Associates Ahmedabad purchase raw material from Thomas INC न्यूयॉर्क यूएसए। मतलब यहाँ पे एक मनीष एसोसिएट्स है और एक थॉमस आईएनसी न्यू, ये दो लोग हैं। इन दोनों में से कोई एक इंपोर्टर कोई एक एक्सपोर्टर होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनीष ने परचेस किया है। मनीष ने परचेस किया है, तो बताओ ये इंपोर्टर हुआ कि एक्सपोर्टर हुआ? सिंपल सा इंपोर्टर हुआ। खरीद रहा है मतलब क्या हो गया? इंपोर्ट। कौन सेल कर रहा है, किसके पास से परचेस कर रहे हैं? थॉमस के पास से। तो थॉमस इज आवर एक्सपोर्टर। ओके, आगे देखते हैं। पेमेंट के इंस्टॉलमेंट्स आपको 4 डेट से, और हमने परचेस 1 अप्रैल 17 को ही किया है। टोटल जो परचेस है $50,000 है, 1 अप्रैल को है, और 4 इंस्टॉलमेंट्स कुछ इस तरह से है। और ईच इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, जिस टाइम पे इंस्टॉलमेंट मिल रहा था या पे कर रहे थे, उस टाइम पे ये रेट था। यहाँ पे दिया एक्सचेंज रेट 1/4/17 को और 31 मार्च 18 को। मतलब थोड़ा ध्यान देखोगे आप लोग तो ये आपका ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। मतलब अकाउंटिंग क्लोजिंग 31 मार्च ही है। तो जरा पूरा पहले आगे बढ़े, थोड़ा पहले समझते ध्यान से। तो 45 और 49 है, मतलब 1/4/17 को 45 था, 31/3/18 को 49 था। मतलब ये हो रहा है, देखो 1 अप्रैल 17 को परचेस किया था, तो उसका रेट क्या है? परचेस करते टाइम पे पर डॉलर इज इक्वल टू 45 था। अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग जब होता है तब इस अकाउंटिंग ईयर में 49 है, रिस्पेक्टिव दिया हुआ है। वे रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अगर इंक्रीज हो गया तो एफ अकाउंट आपका इजीली हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा हाँ, इन द बुक्स ऑफ मनीष एसोसिएट्स। मनीष एसोसिएट्स, तो अब मुझे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए कि इन द बुक्स ऑफ क्या है, ये इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है? सर इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि मनीष ने परचेस किया है, मतलब ये इंपोर्टर हुआ। मतलब हमें इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर करना है, इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हैं। सेकेंड थिंग तो हो गया, चलो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट दो चीजें होता है, इन द बुक्स ऑफ क्या सॉल्व करना है, और सेकेंड थिंग जो है पता करना है कि अकाउंटिंग का चेंज होगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ हमें इंपोर्टर सॉल्व करना है। और अगर आप ध्यान देखोगे तो इंस्टॉलमेंट सारे 1 अप्रैल से लेके, मतलब 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 18 के बीच में ही है। कहीं पर भी अकाउंटिंग या चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा मैंने इजी टाइप पे रखा। इजी तो नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक है, नॉर्मल है क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान दो, पहले तो अकाउंटिंग या चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है। फाइन, तो मैं एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री है, तो मैं यहां लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लिखना भूलने का नहीं, वरना मार्क्स भूल जाते हैं हम लोग। इन द बुक्स ऑफ आएगा मनीष एसोसिएट्स, क्योंकि बोला है इन्होंने कि मनीष के बुक में सॉल्व करो। तो यहां पर आपका आ जाएगा मनीष एसोसिएट्स। देन अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर है, जो है 2017 से लेके 2018 के बीच में। एक ही बार में ईयर लिया था कि बार बार मुझे ईयर रिपीट ना करना पड़े, लिखना ना पड़े। फाइन,
इतनी चीजें हो गया। अच्छा मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ कि ये हमारा इंपोर्टर है, तो सम करते टाइम पे इजी पड़ेगा, स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा कौन है, इंपोर्टर, तो मैं एज अ इंपोर्टर सोचना इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। फाइन, चलो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे हुआ क्या, देखो सबसे पहले हमें एज अ मनीष सोचना है। लेट एज्यूम कि हम लोग मनीष है, भूल जाओ कि इस दुनिया में हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, सिर्फ अभी यहाँ पे मनीष है। तो एज अ मनीष सोचो हमने क्या किया, पहले परचेस किया, वो भी ऑन क्रेडिट पे। हमने क्या किया, परचेस किया। एक चीज और, यहाँ पे आपको रुपीस लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रुपीस में डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके लेकर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना हमें एज अ रुपीस लिखना है। फाइन, चलो सबसे पहले परचेस का एंट्री क्या आता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा है ना, परचेस का एंट्री क्या आता है। सर इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू, जिस इंसान से खरीदा है उस इंसान का नाम, मतलब सिंपल सा क्रेडिटर। तो मैं एंट्री अब यहां लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू, हमने किस इंसान से खरीदा है, परचेस किया है थॉमस से, तो क्या लिखूंगा, टू थॉमस INC अकाउंट। इज दैट क्लियर, समझा इतना, सिंपल सा मैंने परचेस का एंट्री लिखा। कौन से दिन परचेस किया, आपको यहां देखो डेट दिया 1 अप्रैल 17, तो यहां आ जाएगा आपका 1 अप्रैल 17, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी अकाउंटिंग ईयर लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे अमाउंट लिखना है, इन रुपीस लिखना है, ध्यान देना। टोटल हमने परचेस कितने डॉलर का किया, $50,000 का, और जिस दिन हमने खरीदा 1 अप्रैल को, उस दिन $1 का रेट क्या था 45, मतलब $50,000। समझो कॉन्सेप्ट, $1 अगर 45 रुपीज है तो $50,000 कितना होगा इन रुपीस। तो क्या करूंगा मैं, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, तो मैं यहां पे कुछ कैलकुलेशन ऐसे लिखूंगा कि 50,000 मल्टीप्लाई रुपीस, ईच डॉलर कितने का था तभी 45। कैलकुलेटर प्लीज अपने पास ले लो, बच्चे गड़बड़ी करते हैं, कैलकुलेटर लेते नहीं है, खुद से मल्टीप्लिकेशन करना चालू करते हैं, गड़बड़ होता है। कैलकुलेटर अपने पास लो, मल्टीप्लिकेशन करो, 45 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आपको 225 और 4 टाइम्स 0 मतलब 22,50,000 रुपीज। ओके, ये आपको मिल गया 22,50,000 रुपीज का परचेस है। ध्यान देना, ये पेमेंट नहीं किया है, ये परचेस किया इन लोगों ने 1 अप्रैल को। तो मैं यहाँ पे नरेशन कुछ लिख सकता हूं इस तरह से, बीइंग इंपोर्ट परचेस ऑन क्रेडिट। ओके, हमने इंपोर्ट परचेस कर लिया क्रेडिट बेसिस पे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने परचेस किया उसके बाद मेरा इंस्टॉलमेंट चालू हो गया, तो पहला इंस्टॉलमेंट है 1 मई को, बराबर है, ये कुछ चेंजेस है क्या, एक बार देख लो, फर्स्ट पेमेंट बराबर ना 1 मई को है। तो अब मेरा आएगा यहाँ पे डेट जो है, सबसे पहला आ गया, सबसे पहले डेट लिख देता हूं मैं 1 मई। जस्ट थिंक बॉस, हमने परचेस किया है, हमने सामान खरीदा है, तो अभी कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने परचेस किया है तो कैश कम्स इन होगा कि कैश गोज आउट होगा। सर जब हम लोग कुछ खरीदेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कैश गोज आउट होगा। हमसे पैसा कौन लेगा, जिसने हमको बेचा है वो लेगा, मतलब सिंपल सा, जो इंसान को पैसा पेड करने वाले हैं उस इंसान का नाम को डेबिट करेंगे, और हमारे पास से पैसे जा रहे हैं इसलिए कैश एंड बैंक को क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये गोल्डन रूल है, बट याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि हमने जिससे सामान खरीदा है उस इंसान के नाम को डेबिट करेंगे और हमारे पास से पैसे जा रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। मैं ज्यादा अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको समझना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो जो इंसान से हमने खरीदा है मतलब कौन है, वो थॉमस है। तो मैं यहां लिखूंगा अभी थॉमस INC अकाउंट
डेबिट, फिर आपको बीच में एक लाइन छोड़ना है, बताऊंगा क्यों, डोंट वरी। एक लाइन छोड़ो और हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए टू कैश और बैंक लिखो, मोस्टली बैंक होता है बट ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट लिखो। इतना समझा? अच्छा, लाइन क्यों छोड़ा है, जरा सोचो ना। जब हमने परचेस किया तभी $1 इज इक्वल टू 45 था, लेकिन जब मैं पेड कर रहा हूं, जब मैं पेमेंट कर रहा हूं, क्या जरूरी है क्या 45 ही होगा? नहीं, डॉलर का रेट हमेशा अप डाउन होता रहता है। तो हो सकता है 46 हुआ रहेगा, हो सकता है 47 हुआ रहेगा, हो सकता है 44 हुआ रहेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि 45 ही होगा। पॉसिबिलिटीज डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ध्यान देना अभी। तो जरा चेक करो, सबसे पहले क्या इंस्टॉलमेंट है वो देखो। इंस्टॉलमेंट है आपका 10,000, और जिस दिन पेमेंट किया जा रहा है, उस दिन रेट है 41। ध्यान समझना, ठीक है। $10,000 पेड किया जा रहा है, पहले मैं यहां लिखूंगा $10,000 पेड कर रहा हूं, $10,000 पेड हो रहा है। अब सब ध्यान से, यहां पर गड़बड़ होता है, ठीक है। थॉमस से मैंने कौन से रेट में परचेस किया था, ये चीज मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको चाहूँ तो यहां पे भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थॉमस से मैंने कौन से रेट में परचेस किया था, कौन से रेट में सर, 45 के रेट से, तो मैं थॉमस के सामने 45 ही लिखूंगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? थॉमस से मैंने 45 के रेट से परचेस किया, थॉमस के सामने 45 ही लिखा। लेकिन जब मैं पेड कर रहा हूं, जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूं, मतलब 1 मई का जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, उस दिन क्या रेट था, जिस दिन मैं पेड कर रहा हूं उस दिन रेट है 41। तो पेमेंट के लिए मतलब कैश इन बैंक के सामने जिस दिन मैं पेड कर रहा हूं उस दिन का रेट आएगा कैश इन बैंक में। समझ रहे हो? थॉमस से मैंने वो रेट लिखा जिस रेट में परचेस किया था, कैश इन बैंक में मैंने वो रेट लिखा जो रेट से मैं उस दिन पेमेंट कर रहा हूं, मतलब 1 मई का रेट, जिस दिन इंस्टॉलमेंट पेड होगा उस दिन का रेट आपको कैश इन बैंक के सामने लिखना है। और थॉमस में तो हमेशा आपका जो रेट में आपने परचेस किया है वही रेट आएगा टिल द क्लोजिंग अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब आगे ध्यान समझना, अब जरा ध्यान से अब देखो, तो डेबिट साइड में 45 रुपीज रेट दिख रहा है, क्रेडिट साइड में 41 दिख रहा है। डेबिट साइड में कितना दिख रहा है? 45। क्रेडिट में कितना दिख रहा है? 41। तो कम किधर है, डेबिट में कम है या क्रेडिट में कम है? तो सिंपल सा क्रेडिट में कम है, क्योंकि डेबिट का ज्यादा है, 45 है, तो इसलिए मैं क्रेडिट में अब लिखूंगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, बट मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्लीज आप लोग शॉर्टकट यूज मत करो, मेरे पास स्पेस यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। टू FEF अकाउंट, यहाँ पर भी डॉलर तो सेम है, मतलब $10,000 का पेमेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ₹4 का। सर आपको कैसे समझा प्रॉफिट? सबसे पहला थिंग, एज पर गोल्डन रूल, अगर क्रेडिट में आया है मतलब प्रॉफिट हुआ रहेगा। सेकेंड थिंग समझो ना, हमने 45 में परचेस किया था, बट पेड करते टाइम पे 41 ही पेड कर रहा हूं, मतलब ₹4 कम पे कर रहा हूं, मतलब हुआ ना प्रॉफिट। समझ रहे हो? अगर उतना कुछ नहीं दिमाग चल, सिंपल से समझो, मैंने स्टेप्स क्या किया, पहले थॉमस लिखा 45 से, कैश एंड बैंक 41 से, फिर जहां कम पड़ रहा है वहां लिख दिया। आगे आएगा डेबिट में भी कब आएगा बताऊंगा मैं, बट जितना समझा रहा खाली उतना समझने का, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं बच्चे लोग, प्लीज समझ के लो, ठीक है। नहीं समझे तो मुझे व्हाट्सअप करो, पूछो। चलो अब जरा मल्टीप्लीकेशन कर लो, 10,000 मल्टीप्लाई 45, 4,50,000, ओके। ये आपका आ गया 4,50,000, पे करना चाहिए था बट हम लोग पे करेंगे ओनली 41, 4,10,000 पेड करेंगे, देन 400, तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ओके। अब मैं नरेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड एट प्रॉफिट, FF क्रेडिट में ना, तो पेड एट प्रॉफिट, ठीक है। समझा इतना? ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट कवर हुआ। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप लोग खुद सोचो, सेम चीज होगा, चीजें सेम होने वाला है। यहाँ पे पहले डेट लिख दूं, बरोबर, ये मैं तो जून जुलाई आएगा, 1 जुलाई आएगा यहाँ पे आपका, सबसे पहले वो डेट डाल दूं मैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करने का, जो इंसान को पेड करने वाले हैं उसका नाम लिखेंगे, मतलब थॉमस INC अकाउंट आएगा,
कितना पेड करने वाले सब बाद में कैलकुलेशन, पहले एंट्री लिख लेते हैं। फिर मैं पेड करूंगा मतलब मेरे पास एक कैश एंड बैंक जाएगा, तो एक लाइन छोड़ करके मैं टू कैश एंड बैंक अकाउंट लिखूंगा, बराबर। अब चेक करो इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट कितना है 25,000। तो थॉमस के सामने तो हमेशा वही रेट आएगा जिस रेट में उसने परचेस किया है, तो 25,000 वो डॉलर पेड करने वालों में, और मैंने परचेस किया तभी 45 के रेट से। जब मैं पेड कर रहा हूँ तब का रेट चेक करो जो हमें कैश एंड बैंक में लिखना है। जब मैं पेड कर रहा हूँ मतलब ये डेट में चेक करो, रेट है 39, तो मैं यहाँ लिखूंगा 39, बराबर। तो अब जरा क्रॉस वेरीफाई करो, ज्यादा अमाउंट किधर, कम अमाउंट किधर। सर डेबिट में 45 है, क्रेडिट में 39 है, मतलब अगेन मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने परचेस किया 45 में बट पे करना पड़ रहा है ओनली 39, क्रेडिट में कम पड़ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखूंगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, FEF अकाउंट। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन कैसे लिख सकता हूँ, 25,000 डॉलर मल्टीप्लाई रुपीज, कितना डिफरेंस है सर, ₹5 का, बराबर, ₹5 का, 5 ने आई थिंक सो 6 ना, कितना आएगा 45 है ना, 45 में 39 कर दो तो मिल जाएगा वो 6, ठीक है, ₹6 का। एक और ट्रिक बताऊंगा अब मैं डायरेक्टली निकालने का, इतना पहले समझा, ठीक है। अब चलो कैलकुलेशंस करो फटाफट 25,000 मल्टीप्लाई 45 करो, कैलकुलेटर यूज करो यार, 1125, तो 11,25,000 इधर आ गया। अब ये वाला पहले निकाल दो, 25 मल्टीप्लाई 39 इज इक्वल टू 975 और 3 टाइम्स 0 दैट इज 9,75,000। अब क्या करोगे, अगर आपने ये वाला कैलकुलेशन नहीं लिखा है तो भी निकाल सकते हो, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो भी आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा, या फिर ये मल्टीप्लाई करो तो भी मिलेगा, जैसे चाहे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो अमाउंट कितना आ रहा है चेक करो, 1,50,000 आ रहा होगा, 1,50,000, जिस क्रॉस वेरीफाई 25,6 से, बराबर, ठीक है। इतना समझा। इसका नरेशन क्या लिखोगे अभी आप, ये जो इधर नरेशन लिखा है ना, सेम नरेशन रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, बोलो क्या चेंज होगा सर। यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है आप यहाँ पे सेकेंड लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड एट प्रॉफिट, क्योंकि ये भी क्रेडिट में मतलब प्रॉफिट में है। इज दैट क्लियर? 3 इंट्री समझा, 2 इंस्टॉलमेंट कंप्लीटेड, थर्ड इंस्टॉलमेंट अगेन है, तो सेम चीज में रिपीट करूंगा। रिपीट मतलब मैं इसको सेम कुछ ऐसा लिख सकता हूं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो पहले हम लोग इसको लिख ले, कितना डॉलर है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे हम लोग, रेट तो सेम रहेगा। प्रॉफिट है कि लॉस है वो भी देख लेंगे, पहले डेट देखो, डेट क्या है 1st 9, मतलब ये जून जुलाई तो अगस्त सितंबर, बराबर ना, सितंबर आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सितंबर, सबसे पहले डेट लिख देता हूँ मैं 1 सितंबर। चेक करो कितने डॉलर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में मैं $10,000 पेड करने वाला हूँ, तो 10,000 यहाँ पर भी आएगा, कैश एंड बैंक में भी 10,000 आएगा। तो थॉमस के सामने तो वही रेट आएगा जितने से मैंने परचेस किया था, लेकिन जिस दिन मैं पेड कर रहा हूँ मतलब ये डेट पे, उस दिन रेट ओ हो 39 ही है बॉस, सेम है 39 ही है, मतलब अगेन ₹6 का प्रॉफिट है, यहाँ पर भी 10,000 ही आएगा, मतलब पूरा कैलकुलेशन ही सेम आने वाला है, समझ रहे हो, पूरा कैलकुलेशन ही आपका सेम आएगा। तो ये जो हो गया अपना 4,50,000। अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो वापस से एक बार रिवाइज करके देखो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड की थोड़ा स्लोली बताया तो शायद वहां समझ जाए। 4,50,000 ये आपका 60,000 और ये आपका 3,90,000। देखो ना पीछे भी वही था ना कैलकुलेशन अपना, अच्छा नहीं रेट सेम था, इंस्टॉलमेंट अलग अमाउंट, ये 25 था, इधर 10,000 है, ओके। यहाँ पे अभी इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया आपका ये। इज दैट क्लियर? समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। चलो आगे देखते, 3 इंस्टॉलमेंट के बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 फैब को ही है, देखो मार्च क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं अभी 1
फैब। सबसे पहले जिसको पेड करने वाला हूँ उस इंसान का मतलब उस कंपनी का नाम, मतलब यहाँ पर आएगा थॉमस INC अकाउंट, ठीक है, थॉमस INC अकाउंट। डेबिट पे करूंगा तो मेरे पास एक कैश इन बैंक गोज आउट होगा, इसलिए कैश इन बैंक को क्रेडिट करूंगा, बीच में एक लाइन छोड़ने वाला हूं। ये फॉरेन एक्सचेंज की वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। चेक करो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 5000 का इंस्टॉलमेंट है। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $5000 मल्टीप्लाई पता नहीं कितने रुपीज है, अच्छा पता है ना, थॉमस से मैंने 45 के रेट से परचेस किया था तो 45 ही आएगा। यहाँ पर भी $5000 का ही पेड करूंगा, लेकिन जरा चेक करो इस दिन रेट क्या था, तो इस दिन रेट है 41 का, तो यहाँ लिखूंगा 41। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर आपने परचेस किया था 45 में, पेड करते टाइम में पेड कर रहे हो 41, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अगेन यहाँ पे क्रेडिट में लिखने वाला हूँ टू FEF अकाउंट। सर आप कितने बार पेमेंट करोगे, लेकिन पूरा पेमेंट मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था, देखो ना यहाँ पे मैंने 10,000 पेड किया, यहाँ पे 25 तो कितना हो गया 35, 35 प्लस 10 कितना हो गया 45, 45 प्लस 5 कितना हो गया 50। देखो ना स्टार्टिंग मैंने $50,000 का परचेस किया था, उसी $50,000 को मैंने पार्ट करके इंस्टॉलमेंट से पेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस दिन पे कर रहा हूँ उस दिन का रेट अलग है, तो इसलिए मुझे ये एंट्रीज पास करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ठीक है। चल तो अभी इसको लिख ले, अब मैं बिना कैलकुलेशन लिखे करता हूँ। तो 5000 मल्टीप्लाई 45 करके बताओ प्लीज कितना आ रहा है। 5000 मल्टीप्लाई 45 करने पे आपको मिलता है, चेक करो, 2,25,000, बराबर 2,25,000। अब ये वाला मल्टीप्लाई करो, मतलब 5000 मल्टीप्लाई 41 करो तो आपको मिलता है 2,05,000। तो क्रेडिट में कम कितना पड़ रहा है सर 20,000 का, तो यहाँ पे लिखूंगा 20,000। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप कर सकते हो, देखो $5,000 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है 4 रुपीज़ का, करो उतना ही आएगा 20,000, बराबर। अब इंस्टॉलमेंट्स ये वाला पार्ट लिख देंगे हम लोग अगेन, सेम चीज़, कौन सा इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ या फिर फाइनल आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इनकी इसके बाद और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करना चाहूँगा फाइनल इंस्टॉलमेंट, तो बेटर है काफ़ी। अरे पूरा ही जाता ही नहीं है, बात नहीं मान रहे, चलो मान जाएगा अभी। तो यहाँ लिखूंगा मैं फाइनल इंस्टॉलमेंट, मतलब ना ध्यान दिए तो इस पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट ही है, लॉस का एक भी कॉन्सेप्ट आया नहीं है। देखो हर चीज में FEF अपना क्रेडिट में ही आया है, ठीक है। अब देखो सारे इंस्टॉलमेंट तो खत्म हो गए, सारे पेमेंट तो हो गए, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी अकाउंटिंग खत्म होने आता है तो हमें 2 एंट्री करना पड़ता है। पहले तो चेक करना है कि जिस दिन अकाउंटिंग खत्म हो रहा है उसके बाद भी कुछ इंस्टॉलमेंट बाकी है क्या। तो देखो यहाँ पे सारे इंस्टॉलमेंट खत्म हो गए, इस अकाउंटिंग के खत्म होने आ गए, लेकिन उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं है, तो वो एंट्री तो नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री होता है कि क्लोजिंग के वक्त FEF अकाउंट में कितना प्रॉफिट या लॉस है उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, और ये देखो एक चीज बचा यहाँ पे, FEF अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखो ये हमारा FEF अकाउंट है, सबसे पहले डेट लिख देंगे, क्या था 17 to 18 ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे डाल देता हूँ 2017 to 2018 आपका यहाँ पे ये आ गया। अब समझो जरा, जो जर्नल एंट्री हमने यहाँ पास किया है ना, इसी के थ्रू हम लोग लेजर बनाने वाले। एक चीज दिमाग में रखो हमेशा, अगर आपका FEF यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में है तो FEF के क्रेडिट साइड ही जाएंगे। गॉट इट, क्या बोल रहा हूं मैं, FEF अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट में है तो FEF के क्रेडिट साइड ही जाएंगे हम लोग। FEF अगर डेबिट साइड है तो FEF के डेबिट साइड ही जाएंगे। इज दैट क्लियर, समझेगा। देखो यहाँ पे FEF क्रेडिट में कितने से क्रेडिट में 40,000 से, बराबर, तो FEF के क्रेडिट साइड ही जाऊंगा, और अपोजिट डेबिट में क्या लिखा हुआ है थॉमस, तो मैं यहां पे आकर के लिखूंगा बाय थॉमस अकाउंट, और इसका जो डेट था ना 1 अप्रैल था, बराबर,
और एफ के सामने अमाउंट कितना था 40,000। मैं एफ के सामने वाला अमाउंट ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं एफ अकाउंट ही बना रहा हूँ। लेकिन सर आपने यहाँ पे थॉमस क्यों लिखा, क्योंकि जिस चीज का अकाउंट बनाते हैं उसका नाम कभी भी उसके लेजर के अंदर नहीं आता, उसके अपोजिट में जो होता है उसका नाम आता है। तो यहाँ पे एफ क्रेडिट में है तो उसका अपोजिट क्या है, डेबिट का नाम। सर आपको क्या समझा कि एफ क्रेडिट में बॉस आप टीवाई में हो, ध्यान दो ये क्रेडिट साइड अमाउंट लिखा है मतलब ये क्रेडिट साइड है, समझा। वैसे इधर देखो अगेन एफ क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड ही जाना है, लिखना है 1,50,000, नाम आएगा थॉमस। तो यहां पर आपको भी अगेन बाय थॉमस अकाउंट, अमाउंट चेक करो 1,50,000। चलो आप लोगों ने जर्नल एंट्री अपने नोटबुक में लिख लिया रहेगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो अपने नोटबुक में देखो और मुझे बताओ उसके बाद हमारा थॉमस किधर आएगा, डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट एंट्री भी देखोगे तो आपका 60,000 से दिख रहा होगा, अगेन आपका एफ क्रेडिट ही हुआ है। तो मैं यहां लिखूंगा बाय थॉमस अकाउंट और इसका इंस्टॉलमेंट डेट जो थर्ड वाला था वो आई थिंक सो 1 सितंबर था। वैसे ही फोर्थ भी देखो बाय थॉमस ही है, लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आपको जो है 20,000 से है, ठीक है। और इसका डेट था 1 फैब। सारे इंस्टॉलमेंट खत्म हो चुके हैं तो अब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा। तो देखो डेबिट में 0 है, क्रेडिट में सबसे ज्यादा अमाउंट है, तो क्रेडिट वालों को पहले मैं प्लस करूंगा। क्रेडिट वालों को हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, एडिशंस करेंगे। तो इन सबको जरा ऐड करो तो 60, 40, 1 लाख, 2 लाख, 2,70,000। ओके तो इधर आ गया आपका 2,70,000, इधर भी आएगा 2,70,000। जरा कोई प्लीज मुझे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके बताओ 2,70,000 में से इधर के माइनस किया मतलब 0 माइनस किया तो कितना बचेगा। जिन महाशयों ने कैलकुलेटर आया है कृपया करके कैलकुलेटर रख दो, क्योंकि ये कोई कैलकुलेशन की बात बनती ही नहीं है। 2,70,000 माइनस 0 मतलब 2,70,000 ही बचता है, ठीक है। 2,70,000 माइनस 0 मतलब 2,70,000 ही आता है। और ये जो बैलेंस आया आपको ये जो ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किसके अंदर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेट जो होगा हमेशा क्लोजिंग डेट होगा अकाउंटिंग ईयर का, मतलब 31 मार्च आएगा। तो कोई मुझे बता सकता है इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, ध्यान से समझना। ये आपका 2 है, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका एफ है। तो एंट्री बनता है एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बन रहा है, एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर आऊंगा मैं, जो लास्ट अकाउंट है लास्ट एंट्री वो लिखूंगा एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखना। डेट आएगा 31 मार्च। अमाउंट चेक कर लो, हमने अभी फाइंड आउट किया 2,70,000। ये आपका सबसे लास्ट एंट्री होना चाहिए हर अकाउंटिंग ईयर में, समझ रहे हो। अब नरेशन लिखोगे, बीइंग बैलेंस ऑफ एफ अकाउंट ट्रांसफर टू P&L और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से आपका ये जर्नल एंट्री खत्म। हमने एफ अकाउंट कैसे बनाना वो भी सीख लिया। लेकिन सर अगर मान लो एफ अकाउंट बनाने नहीं बोला है तो भी एंट्री कंपलसरी, यस गाइस ये एंट्री कंपलसरी करना ही है। तो सर क्या इसको करने के लिए हमेशा में बनाना पड़ेगा, हाँ बनाओगे तो बेटर है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊं कि ये बिना किए भी हम लोग कैसे ये वाला बैलेंस यही जर्नल एंट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस माइनस करके कैलकुलेटर में, ठीक है। कुछ इस तरह से अपना ये सम खत्म होता है। हाँ लेंदी हुआ है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, बट प्लीज समझ लो क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूज करता है डॉलर्स के वजह से कि कहाँ पैसा प्रॉफिट हो रहा है कहाँ लॉस हो रहा है। तो पहले ये क्लियर करो कि हम लोग पे कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं कैश। तो इंपोर्टर होगा तो सिंपल सा पेमेंट करूंगा, तो कम पेमेंट करूंगा तो प्रॉफिट, ज्यादा पेमेंट करूंगा तो लॉस, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सम में, तब तक ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।